सबको नमस्कार। स्कूल ऑफ एसेंशन सिस्टरहुड ऑफ द रोज पार्ट 14 में सबको स्वागत है। पिछले वीडियो में हम जाना था कि जेन, एलांथी, इसाडोरा शकीना के घर जाते हैं। सुबह ध्यान होने के बाद अपना विजन साझा करते हैं। बाद में शकीना इन तीनों को अपना हर्बल गार्डन दिखाती है, जहाँ वह जड़ी बूटियों को उगाती है। वो उन्हें जड़ी बूटियों के नाम और उनके औषधीय गुणों को बताती है। कई फूल, पत्ते और जड़ी बूटियों से हीलिंग टिंचर्स बनाने की विधि विधान जेन और एलांथी को सिखाती है। जो टिंचर्स अपने पास है वो सब उन लोगों को देती है, ताकि जब वो होली लैंड जाके युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन टिंचर्स को लेने के विधि विधान और कैसे इस्तेमाल करना है वो सब भी बताती है। शकीना उनसे कहती है कि मैंने आपके तीनों की आरा को देखा और आपके भौतिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक शरीरों का स्वास्थ्य को समझा। केवल भौतिक शरीर को हील करने से पूरी तरह से हीलिंग नहीं होगा। ज़्यादातर भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक शरीरों में ब्लॉकेजेस की वजह से भौतिक शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा। अगर हमारा भावनात्मक शरीर व्यवस्थित नहीं है और असमतुल्य है, तो हमारा शरीर और मन दोनों असंतुलित होंगे। इसके कारण उनके निर्णय लेने की शक्ति और क्षमता कम हो जाएगी, एकाग्रता की कमी होगी। जिन्होंने सभी शरीरों पर मास्टरी हासिल कर ली है, वे संतुलित होंगे और साक्षी मात्र रहेंगे। जो लोग ऐसे हैं, उन्हें युद्ध में भाग लेने पर भी कोई नुकसान नहीं होगा। आप अपनी इस यात्रा में बहुत डर और दर्द का अनुभव किया। आप अभी भी पूरी तरह से बाहर नहीं आए हैं। शकीना ये सब बात कहती है क्योंकि वे युद्ध में घायल हुए सैनिकों को हीलिंग करने के लिए जा रहे हैं। जब हम पहला संतुलित होते हैं तो हम दूसरों की सेवा कर सकते हैं। आध्यात्मिक जागृति के दौरान भी कभी कभी सिर दर्द आते रहते हैं। जागृति के समय हमारी मानसिक गतिविधि बढ़ जाती है और उस समय हमें बेचैनी महसूस होती है। जब हम हायर एनर्जीज को ग्रहण करते हैं या नए ज्ञान को प्राप्त करते हैं, तो हमारे सिर में भारीपन और बदन दर्द महसूस करते हैं। जब हम नए नए ध्यान कर रहे तो ये सब भी हमें महसूस होते हैं। आपके आरा में इस एक चीज को छोड़कर सब कुछ स्वस्थ और उज्जवल है। शकीना जेन से कहती है कि तुम्हारे आरा में एक सुंदर पिंक कलर, ब्लू वायलेट और ग्रीन येलो कलर है। पिंक कलर प्रेम और स्नेह का, आर्टिस्टिक क्वालिटीज का प्रतीक है। ब्लू पर्पल कलर आध्यात्मिक साधना का, ग्रीन कलर हीलिंग का और येलो कलर बुद्धिमत्ता का प्रतीक है। शकीना जेन को एक छोटी बॉटल में लिक्विड मेडिसिन देती है और उसे दिन में अपनी जीभ के नीचे 4 बूंदे लेने को कहती है। यह दवा पर्पल कलर फूलों से बनाई गई है जो हमारे बगीचे में है। जेन, हायर एनर्जीज प्राप्त करने में ये मेडिसिन तुमको बहुत मदद करती है। शकीना एलांथी से कहती है कि तुम्हारे आरा में सफ़ेद, गुलाबी, पर्पल कलर्स स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लिवर के आसपास एक गहरे पीले रंग है। शायद शिप पर यात्रा करने की वजह से और नए खाद्य पदार्थ खाने के कारण से पेट खराब हो गया होगा। और एलांथी को भी एक लिक्विड मेडिसिन देती है। शकीना कहती है कि एलांथी, तुम अपनी शक्ति से
इस परिस्थिति को पार कर सकती हो। आमतौर पर आरा में सफेद रंग ज्यादातर दिखाई नहीं देती। सफेद रंग आध्यात्मिक शुद्धता का प्रतीक है और गुलाबी रंग अनकंडीशनल लव का। इसाडोरा के बारे में बात करते हुए शकीना, तुम्हारा आरा में ज्यादातर नीला रंग है। यह उन्नत आदर्शों, हीलिंग, प्रेम और शांति का प्रतीक है। इसी तरह ऑरेंज कलर शरीर में हायर एनर्जीज रहना सूचित करता है। सिंदूरी रंग यह दर्शाता है कि आपका अहंकार अभी नियंत्रण में नहीं है। आपके रिप्रोडक्टिव एरिया में एक गहरा लाल पैच है। आपको वहाँ जरूर कोई समस्या है। तब इसाडोरा कहती है कि यह सच है। शकीना हीलिंग रूम से बाहर आकर रात का खाना तैयार करने के लिए जाने से पहले इन तीनों से कहती है कि हमारे बगीचे में गर्म पानी का कुंड है, आप वहां जाकर स्नान करिए। जेन, एलांती और इसाडोरा कुंड में उतार के खुशी से, संतुष्टि से नहाते हैं। पानी में मौजूद हीलिंग मिनरल्स उनकी त्वचा के रोम छिद्रों के माध्यम से उनके शरीर में अवशेषित हो जाते हैं, जिससे हीलिंग और रिलैक्सेशन मिलता है। शकीना और एरिस्टोटल भी गर्म पानी के कुंड में नहाते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाने की टेबल पर पहुंच जाते हैं। हमेशा की तरह सभी लोग स्वादिष्ट भोजन को पेट भर के खाते हैं, लेकिन एरिस्टोटल और शकीना बहुत कम खाते हैं। जेन पूछती है कि इसका क्या कारण है। एरिस्टोटल कहता कि हमने हवा में मौजूद प्राण शक्ति को लेकर उस ऊर्जा के साथ जीना सीख लिया। इस प्राण शक्ति को पूर्वी देशों के गुरु प्राणा कहते हैं। हम इन पहाड़ों से बहने वाली पानी से भी ऊर्जा लेते हैं। ऐसा करने से शरीर की कणों को अधिक ऊर्जा मिलती है और पूरा शरीर प्रकाश से भर जाता है। इससे बुढ़ापा जल्दी नहीं आती है और शरीर भी नहीं क्षीण होता है। हर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज के सामने खड़े रह के सूर्य किरणों से आ रही ऊर्जा से हर एक कण को भर देते हैं। इसका मतलब शकीना और एरिस्टोटल को 5 तत्वों से ऊर्जा को कैसे लेना है, ये सब वो जानते हैं। एलांती पूछती है कि आपकी उम्र कितनी है। एरिस्टोटल 80 साल कहते हैं। एलांती को लगता है कि यह असंभव है। उसकी मन की बात जानकर शकीना कहती है, हमारी उम्र कितनी है वह बात छोड़ो। हिमालय में 150 साल से भी ज्यादा उम्र के कई महान गुरु हैं। उन्होंने हमें ये सब रहस्य बताए थे। हम सबके शरीरों को लंबे समय तक जीने की क्षमता है। हम कैसे जी रहे हैं वह हमारी जीवन काल को तय करता है। शकीना कहती है कि यह ज्ञान केवल उन्हीं लोगों को सिखाया जाता है जो पूरी लगन से अभ्यास करते हैं। शकीना और एरिस्टोटल ने पूर्वी देश भारत, चाइना और तिब्बत जाकर यह ज्ञान वहाँ के मास्टर से सीखते थे। जेन शकीना से पूछती है कि हमें बताइए कि सन एनर्जी को सांस के साथ कैसे अंदर लेना है। तब शकीना कहती कि सांस लेना इस प्रक्रिया का एक छोटा सा हिस्सा है। यह विषय सिखाने में बहुत समय लगता है। आप होली लैंड जाकर जब वापस आके यहाँ लंबे समय तक रहेंगे, तब हम तुम्हें ये सब सिखाएंगे। जेन कहती है, क्या हम वापस आने के बाद यहाँ लंबे समय तक रहेंगे? शकीना कहती है, हाँ, भविष्य में ऐसा होगा, लेकिन अभी मैं तुम्हें एक प्राथमिक व्यायाम सिखाऊंगी। इसे सूर्योदय के समय करना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है और पृथ्वी की ऊर्जा को पुनर्जीवित करती है।
भोजन के बाद एरिस्टोटल उन्हें आग के चारों ओर कुशन्स पर बैठने को कहता है और शेकीना से पूछता है कि क्या वह इजिप्शियन हार्प को बजा सकती है। शेकीना मान जाती है। वह इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू करती है। तब 3 महिलाएं और स्पीटो मंत्रमुग्ध होकर सुनते हैं। इसी बीच शेकीना गंभीर स्वर से एक कहानी सुनाती है। सभी लोग ध्यान से सुनते हैं। यह कहानी बहुत समय पहले साउथ वेस्ट ब्रिटेन के कैमलेट नाम के एक प्रसिद्ध शहर पर घटित हुई। राजा आर्थर और उनके सैनिक गवाइन व्हाइट हार्ट डीर का शिकार करने जंगल में जाते हैं। उत्साह में राजा रास्ता भटक जाता है। अपने पड़ोसी दुश्मन के राज्य में प्रवेश करता है। सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं और महल ले जाते हैं। सामान्य में ऐसा करने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था, लेकिन आर्थर तो राजा है, इसलिए पड़ोसी राजा कहते हैं कि यदि तुम हमारे प्रश्न का सही उत्तर देगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। इसके लिए राज्य के सभी लोगों के पास जाकर इस प्रश्न का उत्तर ढूंढना होगा। उन्हें उत्तर ढूंढने के लिए 1 वर्ष का समय दिया जाता है। प्रश्न है कि एक महिला दुनिया में सबसे ज्यादा क्या चाहती है। आर्थर ने अपने सैनिक सर गवाइन को लेकर राज्य की सभी महिलाओं से यह प्रश्न पूछता है। 1 वर्ष तक सभी से पूछने के बाद उनके पास कई उत्तर होते हैं। उन्हें पड़ोसी राजा को बताने के लिए जंगल के रास्ते से महल जाते हैं। जंगल में एक बदसूरत बूढ़ी औरत उन्हें दिखाई देती है और जोर से चिल्लाती है कि तुम्हारे पास सही उत्तर नहीं है, इसका उत्तर सिर्फ मेरे पास है। अगर तुम्हें वह उत्तर चाहिए तो मुझे एक पति लाने का वचन दो। गवाइन को देखकर कहती है कि यह लड़का सच्चा बहादुर है। बूढ़ी औरत उससे विवाह करने का प्रस्ताव रखती है। राजा आर्थर ने गवाइन को देखकर उनका निर्णय के लिए मांगता है। गवाइन भी इस विवाह के लिए राजी हो जाता है। आर्थर और गवाइन महल में जाते हैं और सभी महिलाओं से मिले जवाबों को राजा के सामने दोहराते हैं। राजा कहता है कि उनमें से कोई भी सही जवाब नहीं है। निराश होकर आर्थर बुढ़िया दिया हुआ जवाब कहता है। वो जवाब है, महिलाएं किसी भी चीज से ज्यादा अपने पर अधिकार चाहते हैं। तब पड़ोसी राज्य का राजा पूछता है, तुम मेरे बहन से बात किया है ना? इस सवाल का जवाब सिर्फ वही जानती है। इसी बीच बुढ़िया आती है और दिया हुआ वादे के मुताबिक अपनी शादी गवाइन के साथ करवाने को कहती है। गांव के सभी लोगों को बुलाते हैं, अच्छा भोजन खिलाते हैं, शादी की रस्म अदा करते हैं। गंदे कपड़ों और फटे बालों वाली राक्षसी जैसी दिखने वाली दुल्हन को देखकर गवाइन डर या घृणा के बिना बहादुरी से उससे शादी कर लेता है, क्योंकि वह राजा का एक वफादार सिपाही है। गवाइन अपने कमरे में ही रहता है। बुढ़िया बाहर चली जाती है। गवाइन बिस्तर पर लेटकर सोचता है कि क्या वह इसलिए बाहर गई है ताकि मुझे तकलीफ ना हो। अचानक एक खूबसूरत युवती प्यार से मुस्कुराते हुए कमरे में आती है। वो कोई नहीं है, बूढ़ी औरत ही है। वो बोलती है कि यह मेरा असली रूप है। मेरा भाई पड़ोसी देश का राजा है और वो बहुत दुष्ट है। उसने मुझ पर काला जादू करवाया क्योंकि मैंने उसके कुछ गलत फैसलों का विरोध किया था। उन्होंने मुझे बदसूरत बना दिया और किसी भी पुरुष को मेरी ओर देखने नहीं दिया। श्राप यह है कि मुझे तब तक ऐसे ही रहना होगा जब तक मेरी शादी
धरती पर किसी सच्चे बहादुर सैनिक से नहीं हो जाती। यह अभी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ एक छोटी सी पहेली है। वह गवाइन से पूछती है कि क्या मुझे दिन में बदसूरत और रात में सुंदर दिखना चाहिए या दिन में सुंदर और रात में बदसूरत? आप तय करिए। गवाइन कहता है, मैं यह तय नहीं कर सकता। यह आपकी जिंदगी है, इसलिए आपको ही फैसला करना होगा। फिर वह युवती खुशी से कहती है कि यह भी उनके रखे शर्तों में से एक है। अगर आपका पति आपको अपना फैसला खुद करने को कहता है तो आप हमेशा के लिए सुंदर रह सकती हैं, वरना जैसा उन्होंने तय किया है वैसा ही तुम रहोगी। ये है श्राप। वो बूढ़ी औरत श्राप से मुक्त हो जाती है और अपने पति के साथ खुशी से रहती है। तो इस कहानी का सार क्या है? शकीना ने यह कथा क्यों कहा? क्योंकि महिलाओं को संप्रभुता चाहिए, यानी उन्हें अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी देना चाहिए। तभी यह दुनिया सामंजस्यपूर्ण, संतुलित और प्रेमपूर्ण होगी। महिलाएं कोई संपत्ति नहीं है, उन्हें खरीदने के लिए, बेचने के लिए या किसी को देने के लिए। वैसे पुरुष भी संपत्ति नहीं है। एक न एक दिन सब लोग आज़ादी से जिएंगे। हर किसी को, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, एक अच्छा स्वतंत्र जीवन जीने के लिए होना चाहिए। यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ अपनी मर्जी से जो चाहे वैसे करते हुए जीना नहीं है। स्व इच्छा का मतलब है वे कैसे जीना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, उनका निर्णय खुद को लेने की आज़ादी। उनके बारे में कोई और फैसला नहीं लेना चाहिए। जब पुरुष और स्त्री स्वतंत्रता से रहते हैं तभी उनके बीच एक सच्चा संबंध बन सकता है। किसी रिश्ते को मजबूत बनाए रखने के लिए स्वतंत्रता रहना जरूरी है। माता पिता एक निश्चित उम्र तक अपने बच्चों के बारे में फैसला कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद उन्हें बच्चों से पूछना चाहिए कि वे क्या चाहते हैं और वे क्या बनना चाहते हैं। शकीना कहती है कि जब बच्चों से उनकी इच्छा पूछकर फैसला किया जाता है तो रिश्ते और बंधन मजबूत हो जाते हैं। जब वे खुद अपने फैसले लेते हैं तो वे अपनी आत्मा के विकास में आगे बढ़ते हैं और आत्म प्रणालिका के अनुसार जीवन जीते हैं। जेन और एलांती एरिस्टोटल से सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य किरणों से ऊर्जा प्राप्त करने का तरीका पूछते हैं ना, इसलिए वह उसे अगले दिन सुबह सूर्योदय के समय उस तरीका को सीखने के लिए आने को कहता है। जेन और एलांती सुबह जल्दी निकल जाते हैं। एरिस्टोटल और शकीना पहले से ही पहुंचकर उग रहा सूरज के सामने खड़े रहते हैं। सूर्योदय से थोड़ी देर पहले पृथ्वी पर एक मजबूत शक्ति आता है। शकीना अपने हाथ ऊपर उठाती है, हथेलियां बाहर की ओर रख के एक गहरी सांस लेती है। वह अपनी आंखें खोलकर अपना सिर ऊपर उठा के सूरज की किरणों को अंदर लेती है। उसका चेहरा उन किरणों से प्रकाशित होता है। सब लोग वैसे ही करते हैं। सूरज की किरणें उनकी त्वचा की हर परत से होकर गुजरती है, उन सभी कणों को नई ऊर्जा से भर देती है। यह प्रक्रिया के बाद सब लोग गार्डन जाके ध्यान करते हैं। बाद में एरिस्टोटल कहते हैं कि यहाँ से बहुत दूर पूर्व में भारत नाम का एक देश है। वहाँ के ऋषि मुनि हजारों साल पुरानी परंपराएं सिखाते थे। हम भी वहाँ गए और वहाँ के ज्ञानी पुरुषों और स्त्रियों से कुछ रहस्य सीखे थे। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह बात सबको नहीं बताते हैं। जो लोग
आंतरिक स्तर पर विकसित हो चुके हैं, जो तत्व को समझते हैं और नियमित रूप से अनुशासन के साथ उसका अभ्यास करते हैं, उन्हें ही ये बात सिखाई जाएगी। यहाँ अरिस्टोटल कहते हैं कि उन्होंने भारत के पुरुषों और स्त्रियों से सीखा, यानी भारत में पुरुष और स्त्रियां दोनों ही आध्यात्मिक रूप से पहले से ही अत्यधिक विकसित थे। अरिस्टोटल आगे कहते हैं कि भारत के उत्तर में पहाड़ों में तिब्बत नाम का एक आध्यात्मिक देश है। वहाँ महान गुरु लामा है। वे समय समय पर भारत आते थे और ऋषियों के साथ अपना ज्ञान साझा करते थे। जब हम भारत में एक आश्रम में थे तो तिब्बत से एक महान व्यक्ति आश्रम में आए थे। उस महान लामा ने हमें 5 साधनाएं सिखाए थे। उन्होंने कहा कि छठी साधना उन लोगों को दी जानी चाहिए जो अपनी यौन ऊर्जा को बिना बर्बाद किए अपने भीतर रखते हैं। इस साधना को फाउंटेन ऑफ यूथ कहा जाता है। एरिस्टोटल, जेन और एलांटी को भी यह छठी साधना बताते हैं। ये सभी साधनाएं भी बहुत आसान हैं। एरिस्टोटल उन्हें अगले 3 महीनों तक उनका अभ्यास रोज करने के लिए कहते हैं। आगे क्या होता है अगले वीडियो में जानते हैं। सबको धन्यवाद। प्रकाश की विजयी।